हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा फ्रेंड्स, आज यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा। इससे पहले भी मैं जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट 4 यानी 4 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर रखे हैं। और 2021 में जो पेपर कराया गया था आयोग के द्वारा, उसको भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो अगर हम देखेंगे टोटल यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, आप जो है पूरी वीडियो देखना। इससे जो है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि जो मैं कुछ चीज़ें तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको केवल आंसर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को बता रहा हूँ, तो वो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है आयोग जो है यहाँ पे जो फैक्ट हैं उनसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप जो है पूरी वीडियो देखना, और वीडियो अगर आपको सही लगे तो आपके कितने आंसर सही बने। दूसरा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही, क्या है, आपको कैसे लग रही है वीडियो, आप इतना ज़रूर कमेंट करना। और एक मोटिवेट होने के लिए जो है आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा पर श्वेत पत्र की घोषणा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने से कुछ दिन पूर्व किस वर्ष में की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा कि भारतीय शिक्षा पर श्वेत पत्र की घोषणा, भारतीय शिक्षा पर श्वेत पत्र की घोषणा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने से कुछ दिन पूर्व जो है 1944 में की गई थी। और इसे सार्जेंट रिपोर्ट कहा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तत्कालीन भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने जो है 1944 में स्मृति पत्र तैयार कर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समय प्रस्तुत किया, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 और 2002 में उच्च शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार क्या करना है, ये कह रहा है भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 और 2000 में जो है उच्च शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से ये हैं। तो गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार है। यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्त की पदवी प्रदान करना। उच्च शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना, उच्च शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना। उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। और गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की यहाँ पे प्रासंगिकता। तो सबसे पहले हमें बताना है कि क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए, बी, डी, ई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? आर्थिक नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जब भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत स्वतंत्र कब हुआ आपको कमेंट करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। और भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। यानी जो पहली पंचवर्षीय की शुरुआत हुई कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। कब हुई थी? 1951 को हुई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना, जब नौवीं पंचवर्षीय योजना हुई थी तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1997 से और 2002 तक। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये था सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन करना। और इस योजना का जो है उद्देश्य था, क्या क्या उद्देश्य थे हम देखते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समानता के साथ विकास और न्याय वितरण करना। दूसरा, गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार करना। यह योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। और इसमें जो है यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान की गई थी। और इस योजना में क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया था। और इसमें उच्च शिक्षा को व्यवसायीकरण भी किया गया था। इस योजना के तहत जो है शिक्षा के गुणवत्ता का सुधार किया गया था तथा तकनीकी शिक्षा को प्रासंगिकता दिया गया था। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और ये जो मैंने जो है मेन पॉइंट्स बताए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि जो ये पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये आपके जो है एग्जाम में किसी भी तरह से ये अभी तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अब एग्जाम में कैसे भी पॉइंट्स यहाँ पे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अभी आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को जो है आयोग ने हाँ, यहाँ पे जो है 1 फरवरी को वित्त मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पे बजट जारी किया गया है, और इसको जो है मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके जो है जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखा है उसको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर करना कि आपको चाहिए या किस तरह से आप जो है कमेंट करना। तो सबसे पहले है, वर्ष 1937 में गांधी जी ने एक स्कीम विकसित की जो वर्धा स्कीम और बेसिक नेशनल एजुकेशन के नाम से विख्यात है। वर्धा स्कीम की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? क्वेश्चन नंबर 3, तो ये की गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वर्ष 1937 में गांधी जी ने एक स्कीम विकसित की थी जो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल स्कूल के नाम से विख्यात है। क्या है वर्धा के से? स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन। वर्धा स्कीम के संस्तुतियों के कार्यान्वयन में जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। इसे नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी ने जो है शिक्षा को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक प्रभावी साधन माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक सर्वाधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का यहाँ पे जो राइट आंसर बी हो जाएगा 1987। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1945 में एक सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में, जबकि 1987 में संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक महाविद्यालयों द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के मिश्रण से किसके प्रदान की अपेक्षा की जाती है? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर है ज्ञान, तकनीकी और मृदु कौशल। सामुदायिक महाविद्यालयों द्वारा यहाँ पे जो है ज्ञान, तकनीकी और मृदु कौशल की अपेक्षा की जाती है। तो सामुदायिक महाविद्यालय द्वारा ज्ञान, तकनीकी और मृदु कौशल पाठ्यक्रमों के मिश्रण में शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। एक सामुदायिक कॉलेज भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत एक संस्था है जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के छात्रों को नौकरी उन्मुख शिक्षा प्रदान करना, और यह एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न कौशलों के साथ साथ पारंपरिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 करेंगे, शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का व्यवसायीकरण लक्ष्य है सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनना। यहाँ पे आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी यहाँ पे बता सकते हैं, अपना आंसर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, व्यावसायिक शिक्षा का संबंध व्यक्तियों को नौकरियों के लिए तैयार करने वाले कौशल हासिल करने के लिए विशिष्ट व्यापार या कार्य रूप में जो है प्रशिक्षण और शिक्षा से है। अतः शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य विद्यार्थियों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना है। मापन की निम्नलिखित कंपनियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित के क्रम में रखें। तो सबसे पहले बताना है कि यहाँ पे जो मापन की जो मापनियाँ हैं ये सबसे अधिक सरल से और सबसे अधिक विकसित क्रम में सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले हो जाएगा नामिक, नंबर 1 पे क्या आ जाएगी? नामिक आ जाएगी। फिर आएगा कर्मिक, 2 पे कौन आ जाएगा? कर्मिक आएगा। फिर आएगा अंतराल आएगा, और फिर आएगा आपका अनुपात आएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, BADC। तो BADC हमने भी यही किया, नामिक हो गया, उसके बाद क्या किया? क्रमिक किया, फिर उसके बाद क्या किया? अंतराल किया, और लास्ट में हमारा अनुपात आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आधुनिक संप्रेषण क्रांति किसके द्वारा अभिप्रेरित है? आधुनिक संप्रेषण क्रांति किसके द्वारा अभिप्रेरित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी अभिसरण। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी अभिसरण हो जाएगा। तो आधुनिक संचार क्रांति से तात्पर्य संचार के क्षेत्र में ऐसे नवीन जागरूकता एवं अनुप्रयोगों से है जिसने मानव के संचार के साधनों एवं उनके प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। और संचार क्रांति में प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग जोसेफ हेनरी नाम के एक व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के आविष्कार द्वारा हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये क्या कह रहा है कि संचार क्रांति में प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग जो है जोसेफ हेनरी नाम के एक व्यक्ति थे, तो इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के आविष्कार द्वारा हुआ।
और ग्राहम बेल ने जो है 1876 में टेलीफोन के आविष्कार द्वारा सूचना क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेलीफोन के आविष्कार के साथ ही सूचना क्रांति में एक नया युग की शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक जो है अनेक आधुनिक संचार एवं सूचना माध्यमों का आविष्कार हो चुका है। आज हम सुदूर बैठे व्यक्ति की आवाज़ ही नहीं अपितु वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सचित्र बात करने में सक्षम है और यह सब विभिन्न प्रौद्योगिकियों की आपसी यांत्रिकी संबद्धता अथवा प्रौद्योगिकी अभिसरण के फलस्वरूप संभव हुआ है। तो इसको आप ध्यान से देखना, क्या कहा यहाँ पे कि जो संचार क्रांति में प्रौद्योगिकी का जो प्रत्यक्ष अनुप्रयोग किया वो जोसेफ हेनरी नाम के एक बेल ने 1876 में टेलीफोन के आविष्कार द्वारा सूचना क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दैनिक जीवन के प्राचीन प्रतिमान पैराडाइम में संप्रेषण से संबंधित कौन से तत्व हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे शरीर क्रियात्मक, उसके बाद है आर्थिक, देन क्या आ जाएगा नीतिपरक यानी एथिकल, और उसके बाद आ जाएगा आत्मसिद्धि। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो टकराव यहाँ पे दैनिक जीवन के प्राचीन जो प्रतिमान में संप्रेषण से संबंधित तत्व है, शरीर हो गया, क्रियात्मकता हो गई, आर्थिक, नीतिपरक एवं आत्मसिद्धि है। टकराव का समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर अधिक से अधिक अनौपचारिक आदान प्रदान उदाहरण है। तो 10 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा बी बन जाएगा क्षैतिज संप्रेषण का। किसका बनेगा? क्षैतिज संप्रेषण का। टकराव का समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर अधिक से अधिक अनौपचारिक आदान प्रदान उदाहरण है, यह है क्षैतिज संप्रेषण का। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है। कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है, यह हो जाएगा अंतर्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है, यह हो जाएगा सहयोगात्मक क्रियाकलाप। संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है सहयोगात्मक क्रियाकलाप। किसी भी कार्य प्रणाली में सहयोग और संचार प्रगति और सक्रिय जीवन की सफलता की रीढ़ है। वे एक ही सिक्के के दो पहलुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें सह अस्तित्व के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें सहयोगात्मक संचार प्राप्त होता है और यह एक प्रकार का संचार है जो एक टीम में काम करने और एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने को आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। निम्नलिखित फेरिफेरल डिवाइसेस में से किन्हें केवल इनपुट डिवाइसेस माना जाता है? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हमें बताने हैं। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये सभी डिवाइस आपको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा माइक्रोफोन हो जाएगा, देन आ जाएगा जॉयस्टिक आ जाएगा आपका, देन आपका हो जाएगा यहाँ पे स्कैनर होगा और देन आपका यहाँ पे ट्रैक बॉल हो जाएगा। प्रोजेक्टर नहीं होगा, प्रोजेक्टर में तो आपको दिखाते हैं। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस हैं जिसके द्वारा हम डेटा एवं सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजते हैं अथवा जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर और ट्रैक बॉल। 14 देखेंगे, URL है, URL है, URL ये क्या है ये हमें बताना है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। URL में एक प्रोटोकॉल और डोमेन नाम से सहित कई भाग होते हैं जो एक वेब ब्राउज़र को जो है बताते हैं और संसाधन को कैसे और कहाँ प्राप्त किया जाए। यहाँ पे जो है दोबारा रिपीट 15 क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। वेब पेज एड्रेस के लिए क्या नाम है? वेब पेज एड्रेस के लिए नाम क्या है ये हमें बताना है।
तो 15 का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा URL। आपने देखा होगा URL स्लैश इस तरह से रहता है, स्लैश डॉट डॉट। तो यहाँ पे वेब पेज एड्रेस के लिए नाम URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। 16 राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक शोध संग्रह नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसर्चेज का प्रबंध द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक शोध संग्रह, ये हमें बताना है किसके द्वारा प्रबंध किया जाता है। ये किया जाता है केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT द्वारा। किसके द्वारा? NCERT द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है NROER संसाधनों का एक, सॉरी यहाँ पे NROER संसाधनों का एक व्यापक डिजिटल भंडार है जिसका उपयोग शिक्षक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में कर सकते हैं, और नरोर का प्रबंध NCERT द्वारा विकसित किया जाता है। एक 8 वर्षीय लड़का अक्षय विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया और इस कारण वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया है। अक्षय का शिक्षक कक्षा में उसकी दुश्चिंता का कम करने के लिए क्या कर सकता है? यानी एक 8 वर्ष का बालक है अक्षय, और विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया, यानी जो उसके माता पिता थे वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो इस कारण वह एक अत्यंत चिंताग्रस्त बालक बन गया है। अब अक्षय का जो है शिक्षक कक्षा में उसकी दुश्चिंता कम करने के लिए क्या कर सकता है? तो जो यहाँ पे 17 है ए हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? कि उसका शिक्षक संरचना सांगठिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। तो 8 वर्षीय लड़का अक्षय जो विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था, उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया। फलस्वरूप वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया। ऐसी स्थिति में अक्षय का जो है दुश्चिंता कम करने के लिए कक्षा में उसका शिक्षक संरचना सांगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान करता है, जिससे बालक में जो है तनाव, चिंतन, कुंठा, दबाव, मानसिक द्वंद्व आदि से जो है छुटकारा प्राप्त करने में सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम की एक नई समूह केंद्रीय पद्धति है? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर है डी। क्या हो जाएगा? विचार मंथन। तो मंथन या मस्तिष्क झंझावत ब्रेन स्टॉर्मिंग एक समूह रचनात्मक तकनीकी है जिसके द्वारा अपने सदस्यों द्वारा सामान्य योगदान से एकत्रित किए गए विचारों की सूची एकत्र करके एक विशिष्ट समस्या के लिए निष्कर्ष खोजने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में मंथन एक ऐसी स्थिति है जहां लोगों का एक समूह अवरोधों को दूर करने और रुचि को जो है एक विशिष्ट डोमेन के आसपास नए विचारों समाधानों को उत्पन्न करने के लिए मिलता है, जिसे चिंतनकर्ता अधिक स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम होता है और वे जितना आलोचना के बिना नोट जाता है, और मंथन सत्र के बाद विचारों का यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। 19 अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक मानदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा NCTE। तो अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक मानदंड NCTE द्वारा विकसित किए गए हैं। NCTE मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCTE को भारत सरकार द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्य जैसे अध्यापक शिक्षा 2021 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना और अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास करना आदि कार्य होते हैं। निम्नलिखित में से किन कौशलों को मृदु कौशल सॉफ्ट स्किल कहा जाता है? 20 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। ACD सबसे पहले निर्णयन आएगा, संचार आएगा, मतभेद आएगा और नेतृत्व आएगा, विपणन नहीं आएगा।
तो इस सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें पावर स्किल्स, कॉमन स्किल्स या कोर स्किल्स के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले आएगा समस्या समाधान, संचार आएगा, नेतृत्व आएगा, मतभेद समाधान आएगा, निर्णय आएगा, टीम वर्क आएगा और डिजिटल साक्षरता आएगा। ये सभी क्या है हमारे कौशलों को मृदु कौशल सॉफ्ट स्किल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 21। तो पाठ्यचर्या के संदर्भ में जो है यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसमें जो काफी ऑप्शन है इनको देखना। सबसे पहले है पाठ्यचर्या को नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, पाठ्यचर्या को संशोधित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में केवल सैद्धांतिक संकल्पनाएं ही होनी चाहिए, ये तो गलत है। उसके बाद है पाठ्यचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। और अगला ऑप्शन कह रहे हैं पाठ्यचर्या को उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यचर्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होगी तो बच्चे क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये सी राइट आंसर हो जाएगा। तो पाठ्यचर्या जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य एवं चर्या। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने अथवा पढ़ाने योग्य, सिखाने योग्य विषय, वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पाठ्यचर्या के संदर्भ में पाठ्यचर्या को नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या को जो है देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए और पाठ्यचर्या को जो है उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। 22, प्रश्नोत्तरियों क्विज़ेस को विकसित करने में निम्नलिखित में से किन सॉफ्टवेयर को प्रयुक्त किया जा सकता है? 22 का यहाँ पे सी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? लर्निंग पॉड हो जाएगा, ये उसके बाद हो जाएगा हॉट पोटेटाज हो जाएगा और सोक्रेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तरी क्विज़ेस को विकसित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जाता है? लर्निंग पॉड, पोटेटोस और सोक्रेटिव हो जाएगा। 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, अधिगम में शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव का एक उदाहरण है। तो 23 का ये राइट आंसर हो जाएगा निहित स्मृति। तो अधिगम में शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव का एक उदाहरण निहित स्मृति है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है और निहिति जो है स्मृतियों में वे स्मृतियां हैं जिनके प्रति व्यक्ति अनभिज्ञ होता है तथा जो स्वचालिता रूप में पुनरुद्ध होती है। निहित स्मृति को जो है कभी कभी अचेतन स्मृति या स्वचालित स्मृति के रूप में संदर्भित किया जाता है और जिन चीज़ों को हम जानबूझकर होशपूर्वक याद नहीं रखते हैं वे निहित स्मृति में संग्रहित होती हैं। निहित स्मृति में हमारे पास प्रक्रियात्मक स्मृति होती है और यह एक विशिष्ट कार्य करने का तरीका है जो अंतर्निहित स्मृति में आता है और जिसे पूरा करने के लिए हमें सचेत रूप से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। नीचे अभिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानें। तो यहाँ पे जो है ABCD दिए गए हैं, 1 2 3 4 कौन कौन से इसमें सही हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? अधिगम का अध्यापक के प्रति सम्मान। यह अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर। अगला कह रहा है अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। नेक्स्ट कह रहा है अधिगमकर्ताओं के अध्ययन में अभिरुचि का स्तर और अधिगमकर्ता के अंतर्व्यक्ति संबंध का स्तर। उसके बाद कह रहा है अधिगमकर्ताओं का समाज के बारे में दृष्टिकोण और यहाँ पे क्या कहा है? अधिगमकर्ताओं का अध्यापक के प्रति सम्मान। तो हमारे जो राइट आंसर बनेंगे सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे जो है किस किस ऑप्शन में तो अगर हम इसमें देखते हैं सबसे पहले ये है अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर, ये तो सही है। पहले क्या था? अधिगमकर्ताओं का अध्यापक के प्रति सम्मान। ऑप्शन नंबर 2 है कि अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर और उसके बाद है अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। फिर है अधिगमकर्ताओं के अध्ययन में अभिरुचि का स्तर और अधिगमकर्ताओं के अंतर्व्यक्तिकरण का संबंध और स्तर। तो ये भी नहीं होगा। अधिगमकर्ता का समाज के बारे में दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से यहाँ पे बताने कौन सा प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता है 25। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे भी जो है हमें सही कूट का यहाँ पे चयन करना है, कूट दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे, केवल वही प्रशिक्षण करना जो पाठ्यक्रम में शामिल हो, अच्छा संप्रेषण कौशल, दृढ़ शिक्षण उपागम का प्रयोग, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी में कौन कौन से हैं? अच्छा संप्रेषण कौशल, उसके बाद है विषय का उत्कृष्ट ज्ञान और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया है? ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? इसमें भी जो है यहाँ पे तर्क दिए गए हैं। सबसे पहले ज्ञान तक पहुँच में वृद्धि करना, ज्ञान अवधारणाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं में पुनः जान फूंकना और ज्ञान के सृजन हेतु विश्व स्तरीय परिवेश की रचना करना और सामाजिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, टिकाऊ व समावेशी विकास हेतु ज्ञान के अनुप्रयोग का संवर्धन करना। तो यहाँ पे जो 26 है इसका राइट आंसर है डी। अब डी में कौन कौन सा सही है? तो ये हैं ए बी सी ई, ए बी सी और ई, ये सही है, लेकिन डी जो है ये गलत है, ये ज्ञान आयोग में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आईसीटी का समाकलन का उद्देश्य क्या है? सॉरी यहाँ पे समाकलन है, आईसीटी समाकलन का उद्देश्य क्या है? तो 27 यहाँ एक बार थोड़ा हम 26 को देख लेते हैं थोड़ा पहले, कि ज्ञान आयोग जो है शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस आदि प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई सिफारिशें की हैं। इसके सिफारिशों का जो मुख्य उद्देश्य है भारत में ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना और अमीर, गरीब, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। इसका गठन जो है 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इसको भारतीय थिंक टैंक कहा जाता है और ज्ञान तक पहुंचने में वृद्धि करना, ज्ञान अवधारणाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं में पुनः ज्ञान फूंकना है और ज्ञान के सृजन हेतु विश्व स्तरीय परिवेश की रचना, टिकाऊ और समावेशी विकास हेतु ज्ञान के अनुप्रयोग का संवर्धन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। आईसीटी समाकलन का उद्देश्य क्या है? तो 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या है आईसीटी की फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो समाकलन का उद्देश्य अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना है, अर्थात तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षा को रोचक एवं सार्थक बनाकर परिणाम को जो है इष्टतम प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो 28 का यहाँ पे बी राइट आंसर है, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। 29 कर लेते हैं, एक शिक्षक विमर्शी स्तरीय विचारों के आदान प्रदान का सत्र कक्षा में आयोजित करता है। इस परिस्थिति में किस प्रकार के संप्रेषण की संभावना अधिक होगी? 29 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रियान्वितकारी संप्रेषण। तो यहाँ पे विमर्श स्तरीय शैक्षणिक विचारों में गहरे अध्ययन, चिंतन तथा मनन के लिए पूर्व अर्जित ज्ञान, तथ्य और सामान्यीकरण निष्कर्षों, विचारों, सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं और नई सूझबूझ विकसित की जाती है। अतः विमर्श स्तरीय विचारों के आदान प्रदान में क्रियान्वितकारी संप्रेषण की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शैक्षिक प्रशासन कार्य नहीं है। तो यहाँ पे जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रबंधन का। तो शैक्षिक प्रसाधन के कार्य शिक्षकों के अध्यापन हेतु व्यवस्था बनाना, विद्यार्थियों के परिवेश से संबंधी प्रक्रिया को एक राह दिखाना तथा सैद्धांतिक प्रक्रिया को अपनाना, विषय अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करना, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शिक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि के कार्य संपादित करना है। नियोजन, जैसे यहाँ पे नियोजन, संगठन और नियंत्रण निर्णय प्रक्रिया में हैं।
31 करेंगे। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का प्रत्यय द्वारा दिया गया था। 31 देखते हैं, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पीटर ड्रेकर ने। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का प्रत्यय पीटर ड्रेकर द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे जो है उद्देश्य द्वारा प्रबंधन व्यवस्थित और संगठित दृष्टिकोण है, जो प्रबंधन को प्राप्त लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में और उपबंध संसाधनों में सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य है पूरे संगठन में लक्ष्यों और अधीनस्थ उद्देश्यों को संरेखित करके संगठनात्मक प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। ड्रेकर के अनुसार जो है प्रबंधकों को गतिविधि के जाल से बचाना चाहिए, और प्रबंधक अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वे अपने मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन संस्थागत नियोजन की समस्या नहीं है? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिकताओं के विनिश्चयीकरण में कठिनाई। एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाली साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना है, जिसमें ये समस्याएं दी गई हैं। संस्थागत समस्या नियोजन की शैक्षिक उद्देश्यों के परिभाषीकरण में कठिनाई, नियोजन हेतु स्वतंत्र वातावरण, किसी शैक्षिक उत्पाद की शैक्षिक व्यवहार्यता का आकलन, और अतः प्राथमिकताओं के निश्चयीकरण में कठिनाई संस्थागत नियोजन की समस्या नहीं है। 33 करेंगे, शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, संस्था में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम परिवेश विकसित करना। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य संस्था में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम परिवेश विकसित करना है। बृहद समाज की विद्यालय से अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालय उद्देश्यों से शिक्षकों को परिचित कराना है। छात्रों की समस्याओं के निदान व उपकरण के लिए कदम यहाँ पे उठाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, समस्त स्कूल की समन्वय का केंद्र है। समस्त स्कूल के समन्वय का केंद्र है 34। तो यहाँ पे हमारा 34 का राइट आंसर है सी, क्या हो जाएगा, स्कूल कार्यालय। तो समस्त स्कूल समन्वय का केंद्र स्कूल कार्यालय हो जाएगा। 35 देखेंगे, तकनीकी वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का विकास करने वालों विकासकों ने निम्नलिखित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। तो 35 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक। तो तकनीकी वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का विकास करने वाले विकासकों को सार्वभौमिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उनका मानना है कि यह ज्ञान एक समूह है जिससे सभी छात्रों के लिए सीखना आवश्यक है, चाहे उनकी रुचियां हो, पृष्ठभूमि हो। ज्ञान के इस समूह में गणित, विज्ञान, भाषा, कला, मूलभूत कौशल की अवधारणाएं शामिल होती हैं, और तकनीकी वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का विकास करने वाले विकासकों का भी यहाँ पे मानना पड़ता है। छात्रों को सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए भी शिक्षित किया जाना चाहिए, और इनका मानना है कि छात्रों के लिए कार्यबल और जीवन में सफल होने के लिए ये कौशल आवश्यक है। तकनीकी वैज्ञानिक जो है उपयोग किया जाना वाला एक दृष्टिकोण है, और इसका उपयोग दुनिया भर के कई विद्यालयों में किया जाता है। हालांकि ऐसा इसके आलोचकों के बिना संभव नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि यह बहुत कठिन है तथा पर्याप्त रचनात्मक या नवीनता में सहायता नहीं है। उनका वह भी तर्क है कि छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर विचार नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने 35 जो है टोटल क्वेश्चन किए। आपने जो है आपके कितने आंसर इसमें बने आप कमेंट करना। टोटल 30 आउट ऑफ 35 आपके कितने आंसर बने। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। और यहाँ पे थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना उत्तराखंड पढ़ने के लिए। और अगर आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, और आप वहाँ पे जो है और न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है न्यू दूसरा चैनल है हिमालय एजुकेशन, इसको वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं न्यू अपडेट के लिए। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।